वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हम ब्रेक से पहले चाय पिलवा रहे थे अपने तमाम देखने वालों को, तंदूरी चाय। और मुझे याद आ रहा था जब गांव देहात थे ना और लकड़ी की आग पे इसी तरह मिट्टी के बर्तन में चाय बनती थी, तो तब हमें शहरी होने का शौक था। तब हमें इम्पोर्टेड कप्स चाहिए थे, तब हमें बहुत फिनिश के साथ चाय चाहिए थी। हाँ, अब जब वो हो गया तो अब हमें तंदूरी चाय चाहिए, मटके लगा के, तंदूर लगा के। सो इंसान जो है हर हाल में जो नहीं होता उसके लिए कोशा रहता है। सो इफ़ यू आर लिविंग इन अ विलेज और आपके पास अभी भी ये चीज़ें हैं तो यकीन करें दुनिया तरस रही है, ये नेमत है। और अब हम चलेंगे किधर पर, टॉप स्टोरीज के लिए। हुकूमत का कंस्ट्रक्शन पैकेज काम कर गया। अक्टूबर 2020 में सीमेंट की फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम। सीमेंट की एक्सपोर्ट 11.58% इजाफे से 8,75,266 टन रही। दरियाए सिंध में नायाब नस्ल की डॉल्फिन की हिलाकत के जिम्मेदार माहीगीर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने रास्ता भटक कर आई हुई इंडस डॉल्फिन को नहर से निकालकर जश्न मनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फलाही रियासत की जानिब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा इकदाम। 18 अरब रुपए का मुल्क का पहला हेल्थ इंश्योरेंस मनसूबा मुतारिफ। खैबर पख्तूनख्वा के मुस्तकिल रिहायशी फी खानदान सालाना 10 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकेंगे। और मरी जाने के शौकीन सियाहों के लिए खुशखबरी। वफाकी वजीर का मरी जाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने का ऐलान। मंसूबे से सियाहत और सफर का मंजर यकसर तब्दील हो जाएगा। जी जनाब, ये फरा बात सामने आ रही है और अच्छी खबर यह है कि हुकूमत ने जो कंस्ट्रक्शन पैकेज का ऐलान किया था ना, वो कुछ काम करता हुआ नजर आ रहा है। अक्टूबर 2020 में सीमेंट की फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। बिल्कुल सही, और ये नजर भी आ रहा है बहुत सारी कंस्ट्रक्शन भी अगर आप देखें ना अपने इर्द गिर्द तो हो रही है। अक्टूबर में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 57,35,000 टन रही, जिसमें मुकामी खपत और एक्सपोर्ट के आदाद शुमार भी शामिल हैं। और सीमेंट की अगर मकामी खपत की बात की जाए तो अक्टूबर में 15.83% बढ़कर 48,59,000 टन रही है। अक्टूबर में सीमेंट की एक्सपोर्ट 11.58% इजाफे से 8,75,266 टन रही। रवा माली साल के पहले 4 माह में सीमेंट की मुकामी फरोख्त में 17.94% इजाफा हुआ और मजमूई फरोख्त जो है 1,57,00,000 टन तक जा पहुंची। और इन 4 माह में सीमेंट की बरामदात में 29% इजाफा हुआ है। यूं एक्सपोर्ट जो है वो 36,17,000 टन तक पहुंच गई हैं। और सीमेंट की रिकॉर्ड सेल से जाहिर हो रहा है कि वजीर आजम के कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से तरक्याती जो काम है वो तेजी से जारी है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि मुस्तकबिल में दीगर सेक्टर्स में भी तरक्की होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे कि अभी सनतों को बहुत सारे मरात और पैकेजेस दिए गए हैं। ये पहली इंडस्ट्री थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसको कि मरात दी गई थी, पैकेजेस दिए गए थे, और उसके बाद बाकी सनतों को भी अब बिजली के रिबेट्स और बिल्स में मरात दी गई हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। चेयरमैन आबाद मोहसिन शाहानी हमारे साथ हैं, उनसे सवाल से जाए। फरमाइएगा सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, कि क्या वज़ीर आज़म के कंस्ट्रक्शन पैकेज की मुद्दत ख़त्म करने की तक सीमेंट सेल में इजाफा जारी रहेगा या ये आर्जी कोई एक स्पाइक है? थैंक यू वेरी मच। ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में अभी और मज़ीद कंस्ट्रक्शन होनी है। अभी तो एक स्पीड में हमारे तकरीबन 300-350-400 प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग है जो अप्रूवल रजीम में है। तो आने वाला वक्त होगा कि मेरे ख्याल से जो अपनी फुल प्रोडक्शन में सारी सीमेंट फैक्ट्रीज काम करेगी, स्टील फैक्ट्रीज काम करेगी, टाइल्स फैक्ट्रीज काम करेगी, तो ये शॉर्टफॉल होगा। मतलब इस तरीके से एक्टिविटीज होनी है। बेसिकली एक विजन है प्राइम मिनिस्टर का, जो 50 लाख घरों का जो विजन है वो वर्ल्ड बैंक से 12 मिलियन घरों की शॉर्टफॉल है ऑल ओवर पाकिस्तान, जो स्लम्स में और कच्ची आबादी में रहते हैं। ये वो लोग हैं जो बिलो द लेवल्स रहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि लो कास्ट हाउसिंग प्रमोट हो। लो कास्ट हाउसिंग में हम कोई 20-25 लाख रुपए का घर लोगों को दे सके और उसमें भी फाइनेंसिंग हो 18 लाख रुपए की। 2-3 लाख रुपए अगर आदमी देगा और गवर्नमेंट उसको 3 लाख रुपए सब्सिडाइज करेगी, अपने पैसे खुद देगी, तो मैं समझता हूँ कि ये वो सोच है प्राइम मिनिस्टर की कि आने वाले वक्तों में जो गरीब लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे उनका घर होगा, वो शुरू हो जाएगा। अभी लो कास्ट हाउसिंग शुरू नहीं हुई है। आई थिंक 2-3-4 प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है और आने वाले ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट है। तो उसके बाद नंबर हर प्रोजेक्ट को 3-4 हज़ार 5 हज़ार हाउसेज है, तो वो बहुत बड़ा एक एक्टिविटीज अभी जनरेट होनी है। जी ठीक है। मोहसिन शेखानी साहब, ये बता दीजिएगा इस वक्त ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किस शोबे के अंदर हो रही है? क्या ये सनतें लग रही हैं या कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं या लोग घर तामीर कर रहे हैं? देखिए, अभी तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हाउसिंग जो रिहायशी है प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं,
जो मिक्स यूज जिसको हम कहते हैं, जिसमें नीचे कमर्शियल ऊपर हाउसिंग होती है, वो ज़्यादा एक्टिव है। और हाउसिंग सोसाइटीज़ जो आप वहाँ कहते हैं वो बेसिकली एक वो प्रोजेक्ट्स काफ़ी एक्टिव हैं जो टाउन हाउसेस के हैं। तो ये 2 प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस वक्त, और आने वाले वक्तों में लो कास्ट हाउसिंग जो होनी है तो वो बहुत बड़ा मतलब साइज है। तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा ये कंटिन्यूशन है, ये 4-5 साल तक कंटिन्यूशन इसी तरह रहेगा अगर सेम पॉलिसीज रही, गवर्नमेंट इसी तरह सपोर्ट करती रही। प्राइम मिनिस्टर हर थर्सडे को खुद मीटिंग करते हैं और सारे इदारों को बिठाते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि जितने भी अप्रूवल्स जहाँ भी ये हर्डल्स रुके हुए हैं उन सबको एड्रेस करते हैं। इवन स्टेट बैंक को एड्रेस करते हैं, इवन FBR को एड्रेस करते हैं, मतलब सारे लोग बैठे होते हैं और उनकी चाहत होती है कि ये इंडस्ट्री एक्टिव हो ताकि जो शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है वो हम पूरी करें, जो जॉब क्रिएशन है, जो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट होती है वो हो जाए, और 70 एलाइड इंडस्ट्रियाँ इसके साथ मुंसलिक होती है वो एक्टिव हो जाए। बिल्कुल सही है, यही आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इससे जुड़ा हुआ है बहुत सारे लोगों का, खानदानों, मईशत भी, और उसके साथ साथ अपनी छत का जो ख्वाब पूरा होने का तस्वुर है। ये फरमाइएगा कि ये जो सस्ता घर वाला है उसमें ज़रूरी है कि तमाम चीज़ें सस्ती भी हों। किस दर्जे सीमेंट जो है वो उसकी कीमतों में पिछले दिनों इजाफा भी हमें सुनाई दिया, और फिर ये भी एक्सपोर्ट के हवाले से भी बात की जा रही है, इसकी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ रही है। ये कितनी हौसला अफजा है और पाकिस्तान के लिए ये कितनी इससे फ़र्क पड़ेगा, और क्या मज़ीद कारखाने भी सीमेंट के जो हैं वो लगाए जाएंगे? देखिए, जब डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है, जो आपके जितने भी इंडस्ट्रीज होती है डिमांड एंड सप्लाई से, जैसे ही आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आपकी सप्लाई लगनी शुरू हो जाएगी। एक्सपेंशन हुए हैं सीमेंट के सारे प्लांट, स्टील के सारे प्लांट, तो मैं समझता हूँ मजीद अगर ज़रूरत हुई तो पहले तो लोकल आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, फिर एक्सपोर्ट। तो हमारे पास सीमेंट के प्लांट चल रहे थे 50%, 55% कैपेसिटी पे चल रहे थे, आज 95% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है और एक बहुत बड़ा चेंज है, और आने वाले वक्तों में ये शॉर्टफॉल एक्सपोर्ट भी मेरे ख्याल से कम होगी, लोकल कंजप्शन ज़्यादा होगी और इसके एक्सपेंशन इन प्रोजेक्टों की ज़रूरी होगी। जी ठीक है, 50 लाख घरों का मंसूबा कुछ आपको काबिल अमल लग रहा है कि अभी कुछ ट्रेंड भी शुरू हो गया, सीमेंट की फ़रोख्त बढ़ रही है? मुझे बिल्कुल भी काबिल अमल लगता है, और एक जो लोगों की रिक्वायरमेंट, हमारे पास शॉर्टफॉल हाउसिंग है, स्लम्स और कच्ची आबादियों में ज़्यादा लोग रहती है, और अगर हम प्लान स्कीम में देखें तो हर आदमी का एक ख्वाब होता है वो अपनी फैमिली को सिक्योर करे, अच्छी लिविंग दे। मतलब इवन इंसान का एक परिंदा भी होता है तो वो भी अच्छा घोंसला बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पास कोई वसाइल नहीं थे। इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने कभी सोचा ही नहीं था, इसको एड्रेस ही नहीं किया था इस तरीके से जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने इसको एड्रेस किया, और बाकी सारे प्रॉमिस भी फॉलो अप कर रहे हैं। हर्डल्स हैं अभी तक, इदारों में हर्डल्स है, अभी तक जो ब्यूरोक्रेसी है वो हर्डल्स है। डे टू डे बेसिस पे हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रिजॉल्व कर रहे हैं। हम सब की कोशिश है कि ये जितने भी मतलब इदारे हैं ये ऑनलाइन सिस्टम पे चले, ताकि ये मैन टू मैन कॉन्टेक्ट खत्म हो और गवर्नमेंट उसके अपने जो टारगेट है वो अचीव कर सके। इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी के हर्डल्स की वजह से चीज़ें रुक जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको हम उस लाइन पे ले आए, पूरे सिस्टम्स को हमारे डिजिटलाइजेशन करें, पूरा सिस्टम हमारे लोगों के हाथों में ना हो, एक आम आदमी की रसाई ऑनलाइन हर चीज़ वो कर सके जैसे पूरी दुनिया में होता है, तभी आपका चेंज आएगा। ये बिल्कुल ठीक है। मोहसिन शेखानी साहब बहुत शुक्रिया, साबिक चेयरमैन आबाद हमसे बातचीत कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन में जो इकदाम किए हैं हुकूमत ने और उसका जो रिस्पांस आ रहा है उस हवाले से उन्होंने हमें आगाह किया। और अब मरी चले फ़ौरन, कैसा लगेगा आपको अगर आप फ़ौरन और सहूलत के साथ? मरी जाने में सबसे बड़ा हैज़र्ड ही होता था, कौन गाड़ी चलाएगा? जो गाड़ी चलाता था ना उसे लगता था यार मैं तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है सफ़र किया हूँ, तुम सब लोग तो एंजॉय करते थे सफ़र को, मैं तो बस गाड़ी चलाता रहा हूँ इतनी मुश्किल से। अब टैक्सी पे भी नहीं जाना, अब आपको कुछ और चीज़ ऐसी मिलने जा रही है कि टैक्सी का सफ़र भी ख़त्म हो जाएगा और लोग ज़्यादा एंजॉय करेंगे, मज़ीद नज़ारे जो हैं वो हो सकेंगे। और जो ड्राइवर था बेचारा अपनी गाड़ी खुद चला के जाता था, उसको भी जो है हसीन नज़ारे देखने और अगर पता है एक्सप्रेस वे बनी थी, मतलब मोटरवे बनी थी, मगर वो उसमें वो नज़ारे नहीं है, वो सीनरी नहीं है जो कि पुराना जो मरी का रूट था उस पर आपको जो लुत्फ़ आता है ना देखने का। लेकिन अब आप सोचें कि आपकी एक ऐसी ट्रेन हो जो कि इलेक्ट्रिक ट्रेन हो और उसमें आप चाहे कॉफ़ी लेकर आराम से बैठे हों, वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल भी हो, वहाँ पे कंफर्ट भी हो। वो जो चक्कर आते हैं बहुत सारे लोगों को मुश्किल रास्तों पे जाते हुए और इस तरह की टेंशन होती हुई ना हो तो कितना अच्छा लगेगा, उससे सेहत पे कितना फ़र्क पड़ेगा। ये हमारी ख्वाहिश नहीं है या हम ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हैं। मुल्क भर में इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के ऐलान के बाद वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवादी एक बार फिर मैदान में आए हैं। उन्होंने इस्लामाबाद से मरी तक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। ये अच्छी खबर। बिल्कुल सही, लेकिन ये कितना जल्दी मुकम्मल होता है ये होगा वो टेस्ट जिसको कि हम बेताबी से जिसके मुंतज़िर हैं। और इस मंसूबे से सियाहत और सफ़र का मंजर
तब्दील होगा डेफिनेटली। देखना ये है कि हुकूमती दावे जो हैं वो कितनी जल्दी अमली जामा पहनते हैं और कितनी जल्दी ये जो है चलना शुरू होती है, क्योंकि मेट्रो बस हो या ऑरेंज लाइन, ये तमाम मंसूबे जो हैं तहरीक इंसाफ ही इनको सबसे ज़्यादा तनकीद करती रही है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का अपना मेट्रो बस तवील मंसूबा जो है वो तवील ताख़ीर और बहुत सी बेज़ाब्तियों के बाद शुरू हुआ, और शुरू भी हुआ है तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन अब तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो खुद ही ऐसे मंसूबों के ऐलानात कर रही है। इस पर शायद ये कहना बेजा ना होगा कि देर आयद दुरुस्त आयत। बात कर लेते हैं वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, मरी इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक ट्रेन के मुजव्वज़ा मंसूबे के हवाले से कुछ तफसील बता दें, क्यों ज़रूरत महसूस हुई उसकी और क्या नताइज हासिल करना मकसूद है? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर हमारी कोशिश ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए जाएं जो कि माहौल दोस्त हों, अफोर्डेबल हों और आम आदमी की ज़रूरत जो है वो पूरी करते हैं। अब ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि जो इन्होंने ट्रेन बनाई लाहौर में, वो बड़ी लग्जरी ट्रेन उन्होंने बना दी, उसकी प्लानिंग नहीं थी, उसके कुछ वो पीछे कुछ नहीं था, उसकी फिजिबिलिटी नहीं थी। अब ये जो हम प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं ये हम मॉडर्न ट्रेन टेक्नोलॉजीज में जाना चाहते हैं, जिसमें जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है वहाँ से लेकर के मरी तक हम ये इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो ला रहे हैं, जो ड्राइवरलेस होगी। ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो उसका प्रोजेक्ट जो है उसकी इनिशियल फिजिबिलिटी जो है वो हो चुकी है और प्लानिंग से उसके ऊपर डिस्कशन भी हुई है। हमारा कोशिश पूरी ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर में हो और इसके ऊपर पब्लिक पैसा ना लगे, प्राइवेट कंपनी आए वो अपनी ट्रेन लगाए और चलाए। ठीक है। और इसके लिए एक जापान की कंपनी से और एक चीन की कंपनी से जो बातचीत है वो अपने आखिरी मरहले में है और इंशाल्लाह ये कंपनियां यहाँ पे आके ये ट्रेन लगाएंगी और उससे इस्लामाबाद के शहरियों को, और मरी में होता यह है कि हर साल आप देखते हैं कि सीजन में बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक हो जाता है, सड़कें हमारी चौक हो जाती हैं, तो उसको भी करने के लिए ये मॉडर्न ट्रेन सिस्टम लाना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सही। आपने ट्वीट में ये भी लिखा कि इस्लामाबाद में 38 इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा जो है अब वो आ चुका है, तकरीबन तकमील तक पहुंचने वाला है। कब तक ये बसें आवाम के लिए दस्तयाब होंगी और शहरियों को क्या सहूलत मिलेगी? वहाँ पर पहले ही जो है मेट्रो बस चल रही है, तो इजाफी सहूलत जो है वो क्या होगी? ये देखिए, ये फीडर बसेस का जो प्रोजेक्ट है, हमने CDA से बात की और उनसे हमने कहा कि आप इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो चलाएं। तो जो CDA ने इसके ऊपर बड़ा उनका एक्साइटमेंट है और वो इसके ऊपर उन्होंने सारा जो इनिशियल होमवर्क है वो मुकम्मल कर लिया है। अब PPP अथॉरिटी के पास ये प्रोजेक्ट चला गया है प्लानिंग में और जो PPP अथॉरिटी है वो इसको फाइनलाइज कर रही है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद पूरी है कि 1 महीने में हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसका दे देंगे और फिर जो कंपनीज हैं वो अपनी बसेस प्रोवाइड करके, तो 38 बसेस से हम ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह इसी साल। ठीक है। फवाद चौधरी साहब, कराची में ट्रांसपोर्ट मंसूबा ग्रीन लाइन जूं का तू पड़ा है। वफाकी हुकूमत कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल के लिए क्या कर रही है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। कराची में 3.5 अरब रुपया जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है इसके लिए, बसेस के लिए। मैंने यही रिकमेंड किया है गवर्नर सिंध को कि अगर आप बेहतर समझें तो इसके लिए इलेक्ट्रिक बसेस खरीदी जाए और वो हम इसके ऊपर जो है वो चलाएं, ताकि कराची में भी बहुत इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है। यही प्रपोजल हमने लाहौर को भी दी है और ये एक्चुअली अगर ये जो गवर्नमेंट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, वो अगर चाहें तो इसको वो बगैर पैसे लगाए BOT पे भी दे सकती हैं। हमने बहरहाल अपनी प्रपोजल दे दी है। अब तो कराची की सिटी गवर्नमेंट के ऊपर और लाहौर की सिटी गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इस पे मजीद पेशरफ्त अगर करना चाहेंगे तो हम पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम उनके साथ ताउन भी कर सकते हैं और बगैर पैसे लगाए वो अपने शहरियों को ये सहूलत। बिल्कुल ठीक है। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कौसार मरी जो है उसके खूबसूरती से अब आप लुत्फानंदोज़ तो हो ही सकेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सियाहों की जन्नत कहलाने वाला चित्राल, जहाँ पर सबसे बड़ी सरमायाकारी जो है वो की जा रही है, $3 करोड़ पाकिस्तान रुपीस की बात नहीं हो रही, 3 करोड़ डॉलर्स की बात हो रही है, जिसकी लागत से चित्राल में पहला 5 स्टार जिसे कहना चाहिए सियाहती रिजॉर्ट, उसका संगे बुनियाद रख दिया गया। बिल्कुल। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने ही
5 स्टार होटल का संगे बुनियाद रख दिया। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी अनवर अमान जो हैं वो होटल इंडस्ट्री में खतीर सरमायाकारी करेंगे। और इस मौके पर जुल्फे बुखारी का कहना था कि हुकूमत आने के बाद गैर मुल्की सरमायाकारी में 206% इजाफा हुआ है। उनका ये भी कहना था कि 5 अरब की लागत से तामीर होटल चित्राल की खूबसूरती में मजीद इजाफा करेगा। और ये 80 बिस्तरों पर जो है मुश्तमिल होटल की तामीर है और मकामी लोगों के लिए रोज़गार पैदा होगा। ये बहुत अहम इसमें चीज़ है। और जुल्फी बुखारी ने यह भी बताया कि वज़ीर आज़म मुल्क में सयाहती सरगर्मियों में तेज़ी चाहते हैं और वज़ीर आज़म इसकी बात, टूरिज्म की बात हमेशा करते हैं। जब भी ऐसे मकामात पे जाने का इत्तेफाक हुआ है ना, तो वहाँ पर ये इसकी कमी महसूस होती है। आपको एक कंफर्टेबल लिविंग नहीं मिलती। अगर आपको इल्म हो ना, नॉर्थ की तरफ जैसे आप जाएं टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर आपको घूमना फिरना अपने होता है। उसके बाद आपका दिल चाहता है वापस आएँ तो एक कंफर्टेबल लिविंग हो, जहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल भी हो, जहाँ पे आप एक अच्छा बाथ भी ले सकें, जहाँ पे एक अच्छा खाना पीना भी हेल्दी वो रख सकें, वो नहीं था। फॉरेनर्स आएंगे इधर ना, ये आप देखें। और चित्राल जो है ना, वो तो आपको पता ना, आगे बहुत सारी हाइट्स है हमारे पास जहाँ पे सियाह बहुत आते हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। पोर्टर पाकिस्तानी और चीफ जो हैं औरंगजेब आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब साहब अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा है कि सयाहों की जन्नत चित्राल में 5 स्टार होटल बनने जा रहा है। इसके महल्ले वकू के हवाले से हमें बताएं, गैर मुल्की सयाहों के लिए यहाँ क़याम करने में क्या ख़ास बात होगी? जी वालेकुम सलाम और बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी के लिए। जिस होटल की आप बात कर रहे हैं ये एक ओवरसीज पाकिस्तानी है जो कि तकरीबन 5 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये होटल बनाने जा रहे हैं। अच्छा, चित्राल रीजन लोहारी टनल से ऊपर, अगर आप दरोज से ऊपर का जितना रीजन को ले लें तो उसको चित्राल रीजन माना जाता है। उस रीजन में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो बहुत 5 स्टार या 4 स्टार अकोमोडेशंस हैं उनकी कमी है, तो इस कमी को ये होटल पूरा करेगा। चित्राल कल्चरली एक बहुत ही रिच और सकाफती एतबार से बहुत मुनफरिद इलाका है, जहाँ पे आपने सुना होगा कि कैलाश का जो इलाका है जहाँ पे 12-14 गाँव हैं, जी हाँ, बम्बोर और बम्बू रेत और जो 12-14 गाँव हैं उनके, वो बहुत ही कल्चरली रिच इलाका है। पिछले साल जो रॉयल विजिट हुआ था, प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन भी पाकिस्तान आए थे। उनसे पहले 1991 में प्रिंस डायना पाकिस्तान आई थी। इन दोनों ने पाकिस्तान में चित्राल जाने को प्रेफर किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चित्राल हमारी तजर्बे के मुताबिक बहुत ज़्यादा एज अ ब्रांड प्रमोट नहीं किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। जिस तरह हुंजा को या स्कर्दू को या K2 बेस कैंप को हमने एक ब्रांड बनाया है, इस तरह हम चित्राल को शायद नहीं बना सके। उसके लिए आई थिंक ये बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसका जो महल वकू है वो भी बहुत अच्छी जगह इन्होंने चुनी है, बिल्कुल एयरपोर्ट से करीब और बिल्कुल पहाड़ के किनारे पे ये होटल बनाने जा रहे हैं और सामने बिल्कुल इसके चित्राल रिवर बह रहा है। तो आई थिंक ये सीने के एतबार से भी बहुत अच्छा होगा और फैसिलिटी के एतबार से भी बहुत अच्छी जगह साबित होगी। अच्छा, इस बारे से भी बताइएगा कि शंदूर भी इस रास्ते में आता है क्योंकि वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मेला सजता है। पोलो दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है। क्या ये होटल उसको भी कैटर कर सकेगा? फिर बहुत सारे गैर मुल्की कोपहमा आते हैं, उनका भी रूट बाज़-औक़ात ऐसा होता है, कोई यहाँ से गुजरते हैं। बहुत सारे लोग जो कि हमारी सीनिक साइट सीइंग के लिए आता है कि पाकिस्तान में 7000 फुट से बुलंद कितनी चोटियाँ जो कि सारी इस रीजन, तो ये उस रूट पे वाक़े है। ये इन तमाम लोगों को भी कैटर करेगा। बहुत अच्छा पॉइंट आपने पॉइंट आउट किया है। शंदूर जो है वो अनफॉर्चुनेटली केपी के गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, इस वजह से थोड़ा सा वहाँ पर जो रोड की फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली गिलगित से जो 250 किलोमीटर का पैच चित्राल को कनेक्ट करता है शंदूर के जरिए, वो रोड बहुत अच्छा नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इस डेवलपमेंट के साथ शायद वहाँ भी काफ़ी बेहतरी आ जाए। वैसे ये होटल चित्राल शहर के काफ़ी करीब मौजूद है, सिटी से बिल्कुल, यानी एयरपोर्ट से तकरीबन ये 10 मिनट 15 मिनट की ड्राइव के फासले पर मौजूद है। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी बात आपने बताई है और ये बात हम भी बताते चलें कि जो फॉरेन टूरिस्ट का इन्फ्लक्स चित्राल में आता है वो हुंजा या गिलगित की तरफ से ज्यादा आता है। तो शंदूर से होते हुए ये टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो उस पैच को भी बेहतर करने की जरूरत है। आई थिंक इस डेवलपमेंट के जरिए शायद वहाँ पे भी हमें कुछ फायदा हासिल हो सके। बिल्कुल ठीक है। जो सियाहती मकामात हैं, इधर हम जब जाने लगते हैं तो सोचते हैं कि पता नहीं यहाँ पर गाड़ी चला सकेंगे, नहीं चला सकेंगे, कैसे जाएंगे, फैमिली के साथ जाएंगे, खौफ होता है। तो वो जो सड़कें हैं उनकी तामीर के लिए काम करना कितना ज़रूरी है अगर हम सियाहत को प्रमोट करना चाहते हैं? अच्छा, एक बात आपको यहाँ बताते चलूँ कि इस साल का जो मेरा तजुर्बा केपीके में रहा है वो बहुत अच्छा रहा है और मेरा ख्याल है कि डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से केपीके गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। अच्छा। जैसे आपने बात की कि रोड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और ये सिर्फ बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। मैं एक बात यहाँ पे पॉइंट आउट करता चलूँ कि पाकिस्तान की जो एलीट है अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के अलावा दुनिया में तकरीबन सब जगह ट्रैवल कर चुके होते हैं और पाकिस्तान में वो इस वजह से सफ़र करना प्रेफर नहीं करते क्योंकि उनको एतमाद नहीं है सर्विसेज पे। हमारी जो ट्रैवल वेबसाइट है वो बुकिंग सर्विसेज
फराहम करती है होटल और ट्रांसपोर्टर और ट्रैवल गाइड्स की। हमारी इस साल की जो सबसे बेहतरीन कस्टमर थी, अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान, उससे पहले उन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया था। इस साल उनको थोड़ा आइडिया हुआ कि पाकिस्तान में ट्रैवल और टूरिज्म कितना बेहतर हो चुका है। ये फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर आई थिंक इतनी ज़रूरी है कि इसी से जो इन्फ्लक्स ट्रैवलर्स का इन इलाकों में आ रहा है उसको आप मैनेज भी कर सकते हैं और सस्टेन भी कर सकते हैं। अच्छा, रोड्स की कनेक्टिविटी की बात हो रही थी ना, मुझे खुद इस बात का तजर्बा है। सही पाए चले जाएं आप या झील सैफुल मुल्क पे जाने की कोशिश करें, ये तो वो मकामात हैं जहाँ पर हर शख्स कागान नारान तक तो भागता ही है, लेकिन वहाँ पर रोड्स बहुत बुरी हैं, कभी लैंडस्लाइड हो जाती है, कभी रोड टूटी फूटी हैं। ये आपके ख्याल में, ये अब 5 स्टार होटल्स तो बन रहे हैं, लेकिन हुकूमत की इन इकदामात की भी कितनी ज़रूरत है और कौन कौन सी जगहों को आप समझते हैं कि अगर बेहतर कर लिया जाए तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा? जी, एक बहुत बड़ी लिस्ट है इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए तो, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मेजर रोड्स हैं जो कनेक्ट करते हैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज को, जिसमें नारान वैली मेजर है, स्वात वैली है, इसी तरह चित्राल है और हुंजा है, वो मेजर रोड्स की हालात अब पिछले मेरा ख्याल है 5-7 साल से बहुत बेहतर हो चुकी है। लेकिन जिन इलाकों की आप बात कर रही हैं वो ज़्यादातर ऑफ रोड डेस्टिनेशन हैं और उनको बेहतर करने में मेरा ख्याल है वक्त लगेगा। इसमें मैं एक बात और कहता चलूँ कि मेरा ख्याल है कि इसमें सिर्फ हमें ट्रैवलर्स के लिए नहीं सोचना है, बल्कि एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर इस इंडस्ट्री का जो लोकल कम्युनिटी है उनकी फैसिलिटी के लिए भी सोचना है, क्योंकि जितना हम उनके लिए हालात को वहाँ पे बेहतर करेंगे, मेरा ख्याल है कि टूरिज्म में उतनी ही बेहतरी आएगी। ये मेरा ख्याल है कि इन लोगों को जो कि यहाँ पर आके बिजनेसेस सेटअप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें उनके लिए भी ये लाजिम करना होगा कि वो लोकल कम्युनिटी के लिए मुलाजमतों के मौके फराहम करें, ताकि ये लोग टूरिज्म में इन्वॉल्व होकर इसको मजीद बेहतर कर सकें। पाकिस्तान में जो बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट आते हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो मकामी लोगों के साथ वक्त गुजारें और उनसे फैसिलिटीज़ हासिल करें, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी आई थिंक हमें लोकल कम्युनिटी को एम्पावर करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, लोकल कम्युनिटी को एम्पावर कैसे किया जा सकता है? फिर हम वहाँ पर जाएं तो हम फूड पॉइंट्स ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पर खाना खा सकते हैं, उनको बेहतर करना कितना ज़रूरी है? और कोई मौसम बता दें कि जो बहुत आइडियल होगा कि यहाँ जाया जाए चित्राल। अच्छा, चित्राल वैसे मौसमी एतबार से थोड़ा सा रिलेटिवली गर्म इलाका है। मेरा ख्याल है कि अक्टूबर, नवंबर या फिर फरवरी, मार्च बहुत अच्छे महीने होते हैं, लेकिन चित्राल की अच्छी बात यह है कि कैलाश वैली में साल के 12 महीने तकरीबन 4 से 5 फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ जिसकी वजह से बहुत रौनक वहाँ लगी रहती है। तो इस वजह से आई थिंक कि ये एक ऐसी जगह है कि जो बहुत वर्सेटाइल भी है और आप वहाँ जाने के लिए आप मौसम को कुछ वक्त के लिए साइड पे भी रख देते हैं। दूसरा जो सवाल आपने किया था कि मकामी लोगों को किस तरह एम्पावर करना है, आई थिंक इसमें सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि हम उनको मुलाजमतें फराहम करें, बल्कि बेसिक नेसेसिटीज़ का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। PTDC के सेमिनार में हमने इस साल पहले भी ये बात की थी, अब भी आपकी इजाज़त से हम ये बात लोगों के सामने रख देते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज्म को बेहतर करने के लिए सिर्फ 5 स्टार 4 स्टार फैसिलिटीज़ को बेहतर करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि बेसिक नेसेसिटीज़ पे जाना होगा। जितने फॉरेन टूरिस्ट से हमारी बात होती है उनका एक शिकवा ज़रूर होता है कि पाकिस्तान में पब्लिक टॉयलेट्स नॉर्दर्न एरियाज में नहीं है, इसी तरह फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है। तो इन चीज़ों को आई थिंक ये बेहतर बना के आप टूरिज्म को पाकिस्तान में बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन करने के लिए। अब आप कहोगे कि बोले मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ टूरिज्म का जब नाम आता है। अब मियाँ दम में अगर आप PTDC के रेस्टोरेंट रिजॉर्ट पे जाएं, वहाँ पर वो कमरा है जहाँ क्वीन विक्टोरिया ने जब पाकिस्तान का विजिट किया था तो वो वहाँ पे रुकी थी। तो जब मैं वहाँ गई थी तो मैंने कहा था मुझे वो वाला रूम दे, आई वॉन्ट टू स्पेंड द टाइम देयर एंड फील लाइक क्वीन विक्टोरिया। क्वीन फराह, नहीं क्वीन विक्टोरिया फराह जो क्योंकि है वो कमरा कमोबेश उसी हालत में महफूज है और आप मतलब यू कैन लिव द हिस्ट्री एज वेल। पाकिस्तान हिस्टोरिकली सकाफती तौर पर सीनिक ब्यूटी में बहुत खूबसूरत है। अगर आपने पाकिस्तान नहीं देखा तो यकीन करें आपने कुछ नहीं और पाकिस्तान को ही एक्सप्लोर कीजिए, ऐसी जगहों पर जाने की कोशिश कीजिए। हम ऐसी जगह देखते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कहाँ कहाँ हमने जाना है। अभी आपको एक ब्रेक की तरफ लेके चलेंगे। स्टे विद अस।